हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको पावर ग्रिड भी अकेले कहा जाता है। उनको एक ग्रीन लोन मिला है। ग्रीन लोन आपको पता होना चाहिए, यानी कोई भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, कुछ भी एनवायरनमेंट के बेनिफिट से रिलेटेड जब भी आप लोन लेते हो या कुछ भी आप उसके लिए हो सकता है कि काम करते हो, तो वो आपका ग्रीन एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये ग्रीन लोन है जो इन्हें मिला है of 80 billion Japanese yen from Japan Bank for International Cooperation GBIC से कहा जाता है। तो ये बेसिकली लोन उन्हें क्यों मिला है, आपका ना खावदा नागपुर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए उन्हें मिला है। इसमें क्या होगा, क्लीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल आपके सोर्सेज के थ्रू एनर्जी बनाई जाएगी और वो भेजी जाएगी खावदा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो गुजरात में लोकेटेड है टू नागपुर इन महाराष्ट्र। और इसमें जेबीआईसी ने देखिए 48 बिलियन जापानीज़ येन का जो है डायरेक्टली वो लोन देगी। बाकी जो पैसा है, बाकी जो अमाउंट है वो को फंड करेंगे जापान के डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स आपके, ठीक है। और वो जो बैंक्स उसको पैसे देंगे उसका जो गारंटर है वो जेबीआईसी रहेगा। चलिए पावर ग्रिड के बारे में जान लेते हैं। ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर और हेडक्वार्टर्ड है ये गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म टीपीजी और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जीआईसी जिसे कहते हैं, और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्यों साइन किया है, उन्होंने कहा है हम असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को आपसे खरीद रहे हैं। इसमें क्या है, आईसीआईसीआई बैंक का तो देखो बहुत कम है, 5% के करीब स्टेक है। मेजरली टीपीजी और जीआईसी ने लिया है। चलिए असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं। मुंबई बेस्ड फाइनेंशियल कंपनी है जो एक तरह से लेंड करती है किसको, आपके ग्रीन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। ये 2020 में स्टार्ट की गई थी और किसने स्टार्ट किया था, इंडिया का जो गवर्नमेंट फंड है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी ने देखो कुछ रिसेंट एमओयू साइन किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट डिफरेंट है, हम सारे कवर कर लेते हैं यहीं पे। वियतनाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो दानांग में है उनके साथ उन्होंने साइन किया है। क्यों साइन किया है, क्योंकि गिफ्ट सिटी आपको पता है ना गुजरात में लोकेटेड है, पूरा इंटरनेशनल एक तरह से आपकी फाइनेंशियल सिटी बनाई गई है। तो अब क्या है, वो वियतनाम को हेल्प करेंगे उनका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने में। देन टाटा कम्युनिकेशंस के साथ भी उन्होंने साइन किया है। क्यों, उन्होंने कहा है टाटा के साथ मिलके गिफ्ट सिटी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और बिजनेसेस को लेकर आएगी इंडिया में। एंड जीसीसीज बेसिक आपके क्या होते हैं, आपके लार्ज ऑफशोर टेक एंड ऑपरेशन हब्स होते हैं रन बाय मेजर ग्लोबल कंपनीज। मानो आपकी माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो बेसिकली आपकी बेस्ड आउट ऑफ यूएसए, लेकिन वो अपने डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स लार्ज उनके होंगे सुपर कंप्यूटर के, ये सेंटर्स वो अपने अलग अलग कंट्रीज़ में बनाती हैं और वहाँ पे रन करती है, क्योंकि देखो ऑपरेशंस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना इनके। देन सीईपीटी यूनिवर्सिटी जो गुजरात में लोकेटेड है उनके साथ भी एमओयू गिफ्ट सिटी ने साइन किया है एकेडमिक रिसर्च करने के लिए, टाउन प्लानिंग नॉलेज और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट है यूनियन एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, शिवराज सिंह चौहान जी जो उसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी प्रगति प्रोग्राम लॉन्च किया है आपका। ये एक नई स्कीम है जो न्यू दिल्ली में उन्होंने लॉन्च किया है। चलो स्कीम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखो आपका ना एक प्रगति प्लेटफॉर्म भी है तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं करना है इसको। ये जो स्कीम है ना, इसका मतलब है प्रमोटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर थ्रू एग्री ऑन्टरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव। नाम से ही समझ रहे हो ना कि एग्रीकल्चर के आपके क्षेत्र में ऑन्टरप्रेन्योर्स बनाने हैं। तो इसमें क्या है, आपके 20 लाख स्मॉल फार्मर्स को हेल्प किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, आपके 20,000 लोकल बिजनेस ओनर्स को ट्रेन किया जाएगा और उन्हीं को एग्री एंटरप्रेन्योर्स कहा गया है स्कीम में। स्कीम क्या है, अभी आपकी देखो 8 स्टेट्स में रोल आउट हो रही है। वो है आपका मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान। अभी ये यहाँ पर रोल आउट होगी। इसमें क्या है, देखो एग्जिस्टिंग अभी ही वहाँ पे 26,000 एग्री एंटरप्रेन्योर्स आपके पाए जाते हैं। अब उसमें से 20,000 चुन के उनको ये आगे और ट्रेन करेंगे किस किस चीज़ के लिए, जैसे कि आपकी सॉइल टेस्टिंग के लिए उनको करेंगे, मॉडर्न मशीनरी के बारे में बताएंगे, एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए उनको तैयार करेंगे, लोन्स के लिए भी कैसे बैंक्स के साथ फार्मर्स को आपको भेजना है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, इन सब के बारे में उनको जानकारी देंगे, जो आगे जाके फार्मर्स को इन चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। चलिए टारगेट गोल्स क्या क्या हैं इसमें, 30% इनकम बूस्ट। तो ये है कि आपके जो भी फार्मर्स हैं जो भी स्कीम में आपके आएंगे, जिनको आगे हेल्प की जाएगी, उनकी इनकम को एटलीस्ट 30% से बढ़ाना है। उनके हार्वेस्ट को, क्रॉप की यील्ड को 15 से 20% तक बढ़ाना है।
एंड आपका एटलीस्ट 20% जो फार्मर्स हैं, जो भी हमारे नंबर्स टोटल इन्होंने कहे हैं 20 लाख के, उसमें से 20% को कहना है या हेल्प करनी है कि वो अडॉप्ट करें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, यानी कि वो फार्मिंग मेथड्स जिससे आपके सॉइल की हेल्थ भी बची रहे और क्लाइमेट चेंजेस को भी वो रेजिस्ट कर सके। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी आपके एटलीस्ट 50% फार्मर्स जो हैं उनको ऑफिशियल बैंकिंग सर्विसेज, लोन्स और इंश्योरेंस से जोड़ना है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है आपके 1237.58 करोड़ रुपीज़ टू एक्सपैंड पीएम सेतु स्कीम। तो हमें पता है ये सरकार की एक स्कीम है। अब इसको क्या है, अभी ना ये थोड़ा ना आपके ट्रायल फेजेस में चल रही थी, लेकिन अब इस स्कीम में एलोकेशन सरकार ने स्टार्ट कर दी है। ITIs जो हैं उनको, क्लस्टर्स को पैसे देना अब वो शुरू कर रहे हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं ट्रायल से निकल के आपके एक्चुअल फेज में आ चुकी है स्कीम। चलिए, पीएम सेतु का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। और देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली देखो ITIs हमें पता है हमारे वहाँ पर आपको, ठीक है, आपको काफ़ी स्किल्स दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं, पर वो ना बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, मशीनरीज वहाँ पे ना पुरानी हो चुकी है। तो सरकार ये स्कीम लाई कि हम इसको पूरा मॉडर्नाइज करेंगे, और ये टोटल 60,000 करोड़ रुपीज़ का एक प्रोजेक्ट है। इसमें आपका हब एंड स्पोक मॉडल बनाया जाएगा, जिसमें आपके 1000 ITIs चुने जाएंगे, ठीक है। उसमें से 200 आपके हब ITIs होंगे। हब समझ गए ना, कि एक मेन सेंटर है, वहाँ पे आपके सारे लैब्स, AI सब कुछ एडवांस मशीन रखी जाएगी। और 800 ITIs स्पोक बनेंगे, मतलब कि हर हब के साथ ना वो लोग रफली 4 ना लिंक करेंगे ITIs के, वो लोग वहाँ आके शेयर कर सकते हैं उनसे उनके इक्विपमेंट्स। देन ये पूरा इंडस्ट्री ड्रिवन है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, आपको पता है हम लोग इतनी रिपोर्ट्स करते हैं कि इंडिया में अभी भी बहुत गैप है स्किल का, कि जो हमें थियोरी में पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकली ऑन द जॉब जाके करना होता है ना, लोगों को वो पता नहीं है। उसके लिए ना ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्री को ना लेकर आओ, पार्टनर बनाओ, जो एक्चुअल काम, देखो मैं आज पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे को कल को जाके काम तो किसी कंपनी में करना है ना, तो वो कंपनी क्या चाहती है, जब तक वो ही नहीं आपके करिकुलम में आके बैठेंगे सीट पे और बताएंगे नहीं क्या चाहिए, तो इसके लिए भी इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी, जो आपके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी हैं और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी हैं। उन्होंने बहुत सारे अभी देखो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे ऑन 5th फाउंडेशन डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन आपकी जुलाई 6, 2021 को बनी थी, तो इस साल उसको 5 साल पूरे हो गए हैं। चलिए, इनिशिएटिव्स मेजरली क्या क्या उन्होंने लॉन्च किए। सबसे पहले आपका सहकार वन, तो ये एक आपका फॉरेस्ट है, ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय अमूल एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। देन एडवांस्ड फार्मिंग फैसिलिटीज़, तो हाई टेक टिश्यू कल्चर लैब्स भी सेटअप की गई है बाय भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, और ये उन्होंने सेट की है इन बाराबंकी यूपी एंड जलगांव महाराष्ट्र। देन डिजिटल टूल्स भी कुछ उन्होंने लॉन्च किए, जैसे कि आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस 3.0, जिसमें सारे कोऑपरेटिव्स का पूरा डेटा रहेगा। एक जियो टैग मोबाइल ऐप टू ट्रैक लोकेशंस एंड एसेट्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, एंड एक मिल्क सप्लाई रिव्यू डैशबोर्ड पोर्टल बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू मॉनिटर मिल्क सप्लाई इजीली। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्लान कर रही है कि वो एक कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी सेटअप करेगी टू ग्रो दी कोऑपरेटिव सेक्टर। नेक्स्ट है इंडिया लेड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, तो उन्होंने अपना फर्स्ट ना उन्होंने कहा था कि हम प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च करेंगे। प्रोग्राम का नाम था ग्लोबल बायोफ्यूल चैंपियन फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो उसका अब उन्होंने पहला वो होता है ना बैच सेलेक्ट कर लिया है 15 लोगों का। सो ये जो था प्रोग्राम, उन्होंने आपके ना न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि हम ऐसा प्रोग्राम लाएंगे, और 15 जो रिसर्चर्स आपके सिलेक्ट किए गए हैं उनको GB एम्बेसडर्स अब कहा जाएगा, ठीक है। अब ये जो फेलोशिप है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये फेलोज जो होंगे ना, इनको रिसर्च ग्रांट दी जाएगी ऑफ $15,000 कि आप बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में काम करो, रिसर्च करो। इंडिया से भी इनमें 2 फेलोज आपके चुने गए हैं। पहले हैं रुचि अग्रवाल जी फ्रॉम दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट दिल्ली, टेरी जिसे हम कहते हैं। देन अभिषेक साहू जी जो हैं फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से। चलिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में भी अब हमें जानना ज़रूरी है। देखो, स्टैटिक नॉलेज रखना, इस साल के एग्जाम्स ना स्पेसिफिकली ना आप देख रहे हो कि आपको ना क्या हो रहा है कि जो भी करंट अफेयर में चीज़ है ना उसका स्टैटिक पार्ट पूछ रहे हैं। उठा के देख लो जितने भी एग्जाम्स इस बार आ रहे हैं। सो GBA जो है आपका एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री सब पार्ट लेते हैं, और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया था ड्यूरिंग G20 समिट इन न्यू दिल्ली। अब चलो बायोफ्यूल्स के बारे में भी जान लेते क्या है। तो देखो, हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पर इनसे तो हमारा एनवायरनमेंट भी हार्म हो रहा है।
अब बायोफ्यूल्स क्या हैं, ये एक तरह से क्लीनर फ्यूल्स होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। ये आपके लेफ्ट ओवर क्रॉप से, शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट, इस सब से बनते हैं। जो आपका इथेनॉल भी है वो बायोफ्यूल ही है। देन फाउंडर्स कौन थे आपके इस अलायंस के, तो देखो इंडिया ने लॉन्च किया, पर फाउंडर्स हैं इंडिया, ब्राज़ील एंड यूएसए। देन गोल क्या है इस अलायंस का कि टू एक्ट एज अ ग्लोबल हब टू हेल्प कंट्रीज शेयर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, सेट कॉमन स्टैंडर्ड्स फॉर इको फ्रेंडली फ्यूल्स एंड मेक इट ईजियर फॉर कंट्रीज टू अडॉप्ट बायोफ्यूल्स इन ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर जुआल ओरम जी, जो हैं मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं जो हमारे, उन्होंने एक अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ट्राइब एक्स इन भुवनेश्वर ओडिशा। तो देखो ट्राइब एक्स क्या है, ये एक लर्निंग पोर्टल रहेगा और एक लाइब्रेरी की तरह भी, डिजिटल लाइब्रेरी की तरह भी एक्ट करेगा, जिसमें आपके जो हमारी ट्राइबल आर्ट्स हैं, कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो सब वहाँ पे सेफ भी रहेंगी और आगे उसके पढ़ भी सकते हैं, टीच भी की जाएंगी थ्रू दिस पोर्टल। सो इसमें क्या है, एवरीडे जो लर्नर्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनको डायरेक्टली वो जो आपके ट्राइबल आर्टिसंस या एल्डर्स हैं जो मास्टर हैं किसी भी आर्ट, कल्चर में, लैंग्वेज में, उनसे वो इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। चलिए फीचर्स देख लेते हैं प्लेटफॉर्म के। तो इसमें यही नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाई मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आप कर सकते हो। सो 20 फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल रहेंगे, कवरिंग ट्राइबल पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, वीविंग, आर्टिक्राफ्ट, डिफरेंट वो रहेंगे। और फ्यूचर में है कि इसे 100 कोर्सेज किया जाएगा, प्लान है सरकार का। देन जाइंट डिजिटल लाइब्रेरी भी है इसमें, तो इसमें आपका पूरा हेरिटेज आर्काइव्स बोल सकते हैं कि सेफ रहेगा सब कुछ, आपकी 5000 मल्टीमीडिया फाइल्स, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स, काफ़ी कुछ इसमें है एंड इसको और भी अभी बढ़ाया जाएगा। देन इसके साथ साथ देखो जो आपको कोर्सेज करोगे उसके जो सर्टिफिकेट हैं उसको भी वैल्यू देने के लिए मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी यूपी में जो लोकेटेड है। तो मतलब आपका जो डिग्री होगी ना वो पूरा सर्टिफाइड है बाय अ इंस्टीट्यूट। एंड दोनों अभी ये मिनिस्ट्री और ये यूनिवर्सिटी साथ मिलके 5 डिफरेंट 1 ईयर हाइब्रिड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करेगी जो रिकॉग्नाइज होंगे बाय यूजीसी। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं शुवेंदु अधिकारी जी, उन्होंने अभी एक स्पेशल वेलफेयर फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया है टी गार्डन वर्कर्स के लिए, बेसिकली आपके दार्जिलिंग वाली साइड बहुत जहाँ पे टी एस्टेट्स होते हैं उनके वर्कर्स के लिए, ऑफ 313 करोड़ रुपीज़। देन है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है उन्होंने जीआई टैग दिया है अभी सिरसा किन्नू को। तो देखो हम देखते रहते हैं कि हर स्टेट को मिलता है, पर ये स्पेशल पता है क्यों है, क्योंकि हरियाणा स्टेट को ना उसका पहला एक्सक्लूसिव जीआई टैग मिला है। इससे पहले ना उसको मिला के मिलता था कि किसी और स्टेट्स के साथ मिला के मिल गया, क्योंकि कुछ क्रॉप्स के लिए ही मिलता था तो वो हर जगह 2-3 स्टेट्स में उगाई जाती थी, लेकिन ये पहला है जो हरियाणा स्टेट को एक्सक्लूसिवली मिला है फॉर सिरसा किन्नू। देन उत्तर प्रदेश कैबिनेट लेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभी एक प्रपोजल क्लियर किया है जिसमें जलालाबाद जो है एक टाउन है आपका शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम चेंज करके अब परशुरामपुरी किया जाएगा। तो ये क्यों किया गया है, क्योंकि देखो जो पहले लोकल ट्रेडिशंस है ना उसमें ये है कहा जाता है कि ये बर्थ प्लेस है ऑफ लॉर्ड परशुराम जी, तो वो एक बहुत प्रोमिनेंट अवतार है इन हिंदू बिलीफ, तो उनके नाम पर कि उनका ऑब्वियसली उनका वो जन्म स्थान है तो उनके नाम पर अब ये परशुरामपुरी किया गया है। एंड ये जो जलालाबाद नाम है ये आपका मुग़ल एरा में लाया गया था, आपके एम्परर होते थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुग़ल एम्परर, तो उनके नाम पर था। तो अब इसे वापस आपका परशुरामपुरी ऑन द बर्थ प्लेस, क्योंकि वो उनकी बर्थ प्लेस है लॉर्ड परशुराम जी की, तो उसके नाम पर किया जाएगा। चलिए आईएनएस महेंद्रगिरी जो है 6th of 7th एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट बीइंग बिल्ड अंडर द प्रोजेक्ट 17A इनिशिएटिव। सो हमें पता है देखो डिफरेंट नाम की आती रहती हैं, तो अब आईएनएस महेंद्रगिरी आ गई है और ये आपकी 7th है एंड 6th of the 7th है, इसके बाद एक ही रह गई है, फिर आपका प्रोजेक्ट 17A की सारी पूरी हो जाएंगी। एंड ये क्या है, एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। देखो मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ जब भी हम करते हैं कि स्टेल्थ फ्रिगेट क्या होता है, तो यहाँ पर भी अभी हम कवर करेंगे। चलो पहले आईएनएस महेंद्रगिरी के बारे में जान लेते हैं। मेड इन इंडिया है, 75% से ज़्यादा जो आपका इसमें लगा है सामान वो इंडिया में बना है। इसे मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बना रहा है मुंबई में, एंड इसको डिज़ाइन किया है नेवी के वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। और महेंद्रगिरी हिल्स जो है ना ईस्टर्न घाट्स में, उससे इसका नाम आया महेंद्रगिरी। चलिए स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, देखो स्टेल्थ ना एक टेक्नोलॉजी है। क्या होता है ये भी, जो आपकी सी में जब भी कुछ भी होता है ना, आपकी शिप्स हो गई, आपकी पनडुब्बी हो गई है ना, आपकी मेरी सब मेरीन्स होती हैं, तो इसमें क्या होता है इनको ना देखने के लिए कि हाँ कुछ है तो रेडार टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं सारे आपस में।
तो ये क्या होता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में ना रेडार सिग्नल्स भी ना पकड़ नहीं पाते हैं, उनको नहीं पता लगता, डिटेक्ट नहीं कर पाते कि हाँ यहाँ कुछ है। तो वो ये जो है रेडार डॉजिंग डिज़ाइन इसमें है और उसी को स्टेल्थ फ्रिगेट कहा जाता है। इसके साथ साथ इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो भी कंबाइंड डीजल और गैस पे है, एंड ये एक हाइब्रिड सिस्टम रहेगा, तो डीजल और गैस दोनों पे चलेगा। नेक्स्ट है अंडर 15 और अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 अभी आपकी ख़त्म हुई है, और कहाँ हुई थी ये, पटाया थाईलैंड पे। जगह का नाम भी याद रखा करो, पूछ लेते हैं। चलिए, इंडिया को कितने मेडल मिले हैं? अंडर 20 में हमें 20 मेडल्स मिले हैं, 4 गोल्ड 7 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज। अंडर 15 में 21 मिले हैं, 8 गोल्ड 6 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज। चलिए, ओवरऑल रैंकिंग्स भी देख लेते हैं कंट्री वाइज। अंडर 15 में हम लोग थर्ड हैं, तो फर्स्ट उज़्बेकिस्तान है, सेकंड कजाकिस्तान है और हमें थर्ड प्लेस मिली है। देन अंडर 20 में विमेन रेसलिंग की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया सेकंड आया है एंड फर्स्ट आया है चाइना। देन मेन फ्री स्टाइल की अगर हम अंडर 20 में बात करें तो उसमें हम थर्ड आए हैं बिहाइंड कजाकिस्तान एंड ईरान। चलिए, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी अपनी रिपोर्ट उडाइस प्लस, उनकी काफ़ी फेमस रिपोर्ट है जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 25-26 के लिए लॉन्च किया। बेसिकली ये क्या है, स्कूल्स का पूरा ब्यूरो, कितने टीचर, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं, सब इसमें आता है। तो बहुत अच्छी एक एजुकेशन के लिए रिपोर्ट रहती है। चलिए, अब रिपोर्ट में जान लेते हैं क्या आया। तो मोर टीचर्स एंड स्मॉलर क्लासेस, सो नंबर ऑफ स्कूल टीचर्स जो इंडिया में हैं वो 1.02 करोड़ क्रॉस कर चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम, 8.3% ग्रो किया है सिंस 22-23। लेकिन आपका जो प्यूपिल टीचर रेशो है वो आपका इम्प्रूव हुआ है। सो ऑब्वियसली देखो, हम आपका हो गए फ्यूअर स्टूडेंट्स पर टीचर, बट इट इज़ गुड, क्योंकि क्या होता है, जितने कम बच्चे होंगे ना टीचर के पास, उतना टीचर ना बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं। तो फाउंडेशनल स्टेज की अगर हम बात करें तो 10 स्टूडेंट्स पर टीचर हैं, प्रेपरेटरी स्टेज में 12 स्टूडेंट्स पर टीचर हैं, मिडिल स्कूल में 17 स्टूडेंट्स पर टीचर हैं, सेकेंडरी में 21 स्टूडेंट्स पर टीचर हैं। और ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि देखो आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का टारगेट है ना, उसमें हमारा क्या था कि हमें मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स पर टीचर लाने हैं, उसको हम सरपास कर चुके हैं। देन है फ्यूअर ड्रॉप आउट्स एंड बेटर स्टे इन स्कूल रेट्स। तो देखो, ये भी बहुत अच्छी बात आई है रिपोर्ट में कि आपके जो बच्चे हैं स्कूल कम ड्रॉप आउट कर रहे हैं, क्विट कम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सो जो ड्रॉप आउट रेट है उसमें आपके प्रिपरेटरी स्टेज में 1.8% का डिक्लाइन देखा गया है, 1.8% तक डिक्लाइन हो गया है, पहले ये 2.3% था। एंड सेकेंडरी स्टेज पे ड्रॉप जो है वो 7% रह गया है। तो मानो अगर 100 बच्चा आपका सेकेंडरी स्टेज पे जाने के लिए था तो उसमें से 7 बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, पहले ये 8.2 होता था। ठीक है, मिनिस्क्यूल है आप कहोगे, पर फिर भी देखो एक बच्चा भी जो एक्स्ट्रा आके पढ़ रहा है वो भी हमारे लिए जीत ही है। देन है हायर अटेंडेंस एंड रिटेंशन, सो मोर चिल्ड्रन आर कंटिन्यूइंग देयर स्टडीज़ एंड रिटेंशन रेट जो है आपका मिडिल स्कूल्स में 83.7% हो चुका है और सेकेंडरी में 51.9%। कम है सेकेंडरी का, भी हम कहेंगे और बढ़ना चाहिए। चलिए, सेकेंडरी एनरोलमेंट में भी आपके बूस्ट हुआ है। सो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो ये बताती है कि ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने हैं एनरोल, मानो अगर 100 बच्चा है क्लास 8 में पढ़ने वाला, तो 100 में से कितने एक्चुअली में आके पढ़ रहे हैं, उसे हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। सो सेकेंडरी स्कूल्स की ये भी 68.5% से आपकी जंप हुई है टू 71.7%। देन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल फैसिलिटीज़, ऑब्वियसली देखो टेक की तरफ तो हम जा ही रहे हैं। कंप्यूटर एक्सेस भी आपका 69.9% स्कूल्स में अब है, 95% स्कूल्स में अब आपकी रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी भी है एंड 98.5% स्कूल्स जो हैं उनमें फंक्शनल टॉयलेट्स हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स। देन फीमेल रिप्रेजेंटेशन की भी अगर हम बात करें तो विमेन जो हैं वो ज़्यादा हैं इन टीचिंग वर्कफोर्स, तो 54.9% जो हैं वो टीचर्स, स्कूल टीचर्स आपकी विमेन हैं। इसके साथ साथ गर्ल्स हैं जो स्कूल में, उनका टोटल एनरोलमेंट जो है वो भी बढ़ गया है टू 48.4%। देन जेंडर पैरिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, सो द स्कोर स्टूड अबव 1 अक्रॉस ऑल स्कूल लेवल्स। इसका मतलब है कि गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल एट अ स्लाइटली हायर रेट दैन बॉयज़। तो 1 का मतलब होता है कि दोनों बराबर कर रहे हैं, अगर 1 से हल्की सी हाई है तो उसका मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं स्कूल्स में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। चलिए, UNCTAD जो है आपका यूनाइटेड नेशंस की आपकी एजेंसी है, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट, उनकी हर साल आती है एनुअल रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो रिलीज़ कर दिया है 2026 के लिए। इस साल का उनका रिपोर्ट का टाइटल है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन अ टर्बुलेंट एरा।
चलो टॉप इसमें ना क्या है, ये बेसिकली रिपोर्ट ना FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करती है, क्योंकि हमें पता है ये परमानेंट टाइप ऑफ कैपिटल होती है, तो इस रिपोर्ट में FDI के इन्वेस्टमेंट की ही बात की जाती है। सो टॉप FDI डेस्टिनेशंस, मतलब कहाँ पैसा लो एक्चुअली में MNCs लगा रही हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में आपका कितना FDI हुआ है, 277 बिलियन USD का। देखो USC ना सबसे ज़्यादा US की MNCs बाहर भी लगाती हैं, और बाहर की MNCs सबसे ज़्यादा पैसा भी US में ही लगा रही हैं, ठीक है। सेकंड में सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर को मिला है, एंड थर्ड पे हांगकॉन्ग। नेक्स्ट आपका FDI सोर्स कंट्रीज भी देख लेते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसमें भी US से वन है, फर्स्ट है, सेकेंड जापान से आपका, थर्ड इज़ चाइना। चलिए इंडिया का रैंक भी देख लेते हैं। सबसे पहले FDI इनफ्लोज, यानी कि जो पैसा फॉरेन एक्सचेंज हमारे आ रहा है, यानी कि MNCs ने यहाँ आके अपनी फैसिलिटी सेट की है या जॉइंट वेंचर्स किए हैं। सो उसमें इंडिया का रैंक 11th है। इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि देखो हमारे स्पॉट्स अच्छे बेटर हो रहे हैं, और देखो काफ़ी सरकार की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज़ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देन हमने पिछले साल की रिपोर्ट से 2 रैंक्स इम्प्रूव किया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी बड़ी है बाय 44%, एंड इट वॉज 2025 में USD 38.89 बिलियन। लेकिन अभी भी देखो, अगर मैं 277 बिलियन US का देखूँ तो उसके मुकाबले अभी भी हमारा बहुत कम है, यानी बहुत बड़ा हमारे पास अभी भी गैप है कवर करने के लिए। चलिए FDI आउटफ्लोज की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ के MNCs ने पैसा कितना बाहर लगाया है, या किसी ने भी। सो उसमें भी इंडिया आपका 2 स्पॉट से आपका बड़ा है। 18th हमारा रैंक का रहा है अमंग कंट्रीज़ जिनकी डोमेस्टिक कंपनीज ने बाहर इन्वेस्ट किया है। सो हम लोगों ने बेसिकली USD 35.66 बिलियन इन्वेस्ट किया है ग्लोबली इन 2025। चलिए ग्लोबल ट्रेंड्स भी जान लेते हैं। सो ओवरऑल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स आपकी 6% से इंक्रीज़ हुई हैं, रीचिंग अ टोटल ऑफ USD 1.6 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड। और देखो आपके ना अब क्या है, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रही है, एंड 44% ऑफ ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स फंडिंग जो है वो हाईटेक सेक्टर्स को गई है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, AI, डिजिटल इंफ्रा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। देखो अब इसी में ही जाएगी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि फ्यूचर तो यही है। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस रिलीज इट्स 5th एनुअल ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स इवैल्यूएटिंग 197 कंट्रीज। अब देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अलग है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स अलग है, कंफ्यूज मत होना पेपर में, ठीक है। चलो इसका फ़र्क क्या है, ये वाला जो इंडेक्स है ना, ये आपका ना सिर्फ ट्रैवल नहीं देखता कि कितनी कंट्रीज़ में ट्रैवल फ्री है ना, ये बहुत सारी चीज़ें देखता है। जैसे कि ट्रैवल फ्रीडम आपकी 50% वेटेज है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी उस कंट्री का है तो 25% है, क्वालिटी ऑफ लाइफ 25% है। तो टॉप पासपोर्ट्स कौन से हैं इनके, फर्स्ट स्वीडन रहा है, सेकेंड स्विट्ज़रलैंड रहा है, थर्ड इज़ फिनलैंड, फोर्थ इज़ जर्मनी, एंड फिफ्थ इज़ नीदरलैंड्स। चलो इंडिया का रैंक 125 है आउट ऑफ 197 कंट्रीज़। ओवरऑल हमें 45.1 स्कोर मिला है, एंड ये पिछले 5 साल से देखो स्कोर हमारा हाईएस्ट हुआ है, बट फिर भी हम कहेंगे रैंक इतना अच्छा नहीं है, एंड हम लोग उल्टा स्लिप हुए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारा 124 था, 125 है इस साल, यानी एक रैंक हम नीचे चले गए हैं। चलिए इंडिया का कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं। ट्रैवल फ्रीडम की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट आपका था उसमें 136 प्लेस पे हैं, इसमें भी हमारा 1 स्पॉट नीचे गिरा है, क्योंकि देखो इंडिया को ना अभी भी बहुत ज़्यादा वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम लोग नहीं उतनी फ्रीली, हमें तो हर जगह के लिए वीज़ा चाहिए। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम 118th प्लेस पर हैं, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो इंडिया ने 11 प्लेसेस में ग्रो किया है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन लोकल लिविंग कंडीशंस। देन इन्वेस्टमेंट में 94th प्लेस में है, इसमें हम 3 स्पॉट्स ग्रो करेंगे हैं, सो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव प्लेस फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स बन रहे हैं। लेकिन अभी भी देखो नंबर्स, आई वुड लाइक टू से कि हम लोग काफ़ी यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। चलिए आलोक कुमार मित्तल जी जो हैं 1993 बैच के हरियाणा कैडर के ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, उन्हें न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। देखो जो हाई आपकी अपॉइंटमेंट्स होती है ना हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की, ये हमेशा अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट करती है। मैं बहुत बार बताती हूँ क्लास में, ACC जिसे हम बोलते हैं, और इसको आपका हेड कौन करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर करते हैं। चलिए अमित गर्ग जी 1993 बैच आंध्र प्रदेश से IPS हैं, वो न्यू डायरेक्टर बन गए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अंटिल October 31, 2027, और उन्होंने आलोक रंजन जी से ये लिया है पोजीशन। चलिए सुजीत पांडे जो 1994 बैच के यूपी कैडर के IPS हैं, उन्हें न्यू डायरेक्टर बनाया गया है ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। नेक्स्ट है दिलीप आसबेरी जो आपके MD एंड CEO हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है टू द प्रेस्टिजियस सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ स्विफ्ट।
चलिए एनपीसीआई के बारे में जान लेते हैं पहले थोड़ा। 2008 में आपकी बनी थी, ये हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में, और ये इंडिया के जितने भी रिटेल डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई है ना, रुपे, ये सब इन्हीं का ही ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। इसे आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर आपका एनपीसीआई को सेटअप किया था। स्विफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म है आपका सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। हेडक्वार्टर्ड है ये आपके लाहुल पे, बेल्जियम में, ठीक है। ये क्या है, ये ना एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, इस कोड होता है स्विफ्ट कोड, ठीक है। ये 8 से लेके 11 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स का हो सकता है, और इसको यूज़ किया जाता है टू सेफली रूट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजेस। इसके थ्रू याद रखना, स्विफ्ट के थ्रू कभी भी पैसा नहीं जाता है, मैसेजेस जाते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ महेश मुरलीधर पई जी एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो वो अक्टूबर 1, 2026 से अपना रोल लेंगे फॉर 3 ईयर्स, और उन्होंने पीआर सेसाद्री जी जो थे उनसे पहले थे, उनको रिप्लेस किया है। एंड इससे पहले जो आपके महेश मुरलीधर पाई जी हैं, वो देखो 30 ईयर से रिटेल बैंकिंग में हैं, और करंटली वो सीजीएम हैं एट कैनरा बैंक। नेक्स्ट है 17th सेंचुरी ज्येष्ठावर्णा महाविहार। ये एक हिस्टोरिक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ललितपुर नेपाल में ये लोकेटेड है। उनको प्रेस्टिजियस 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड मिला है, ठीक है। ये क्यों मिला है, क्योंकि देखो ये ना अवार्ड मिलता है अगर किसी अपने हेरिटेज प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया होता है, रिपेयर अच्छे से की होती है। क्या हुआ था, ये मोनेस्ट्री ना आपकी 2015 गोरखा जो अर्थक्वेक आया था उसमें काफ़ी डैमेज हो गई थी, तो अब इसमें पूरा रिस्टोरेशन इसका किया गया, जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है। ये रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया था, एंड हमारा ना एक पोस्ट अर्थक्वेक कल्चरल हेरिटेज रिलीफ प्रोग्राम था फॉर नेपाल, जिसमें इंडिया ने आपके NPR 13.78 करोड़ जो आपके नेपाली रुपीज़ होते हैं उतने का लोन उनको आपका दिया था, फंड किया था, टू फुली रीबिल्ड एंड प्रोटेक्ट द एशियन मोनेस्ट्री। Then ISRO successfully conducted flight acceptance hot test for its CE-20 क्रायोजेनिक इंजन एट इसरोज प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु। तो वहाँ पर उन्होंने कंडक्ट किया है टेस्ट, और ये किसके लिए हुआ है, अभी ना इसरो का LV-M3 M7 मिशन होने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने ये किया है। तो देखो CE-20 क्या है, ये ना इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक इंजन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो इसका आपका यूज़ होता है ना, इसको बड़े बड़े रॉकेट्स को पावर करने के लिए इस इंजन को यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका LV-M3 रॉकेट जो इसरो का है ना उसको यूज़ किया जाता है। अब उसका ना 7th मिशन है M7, उसके लिए अभी से ये ट्राई कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये आपका ऑलरेडी ना 8 आपके स्पेस मिशंस में यूज़ हो चुका है, जैसे कि चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 में भी आपका CE-20 ही गया था। अब इसको LV-M3 के साथ भेजा जाएगा, उसके अपर मोस्ट स्टेज को ये बेसिकली आपके रॉकेट ये इंजन पावर देगा। एंड ये जो है आपका इवन कि गगनयान एस्ट्रोनॉट मिशन के लिए भी ये आपका यूज़ किया जाएगा CE-20 मिशन इंजन। चलो LV-M3 M7 मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो ये 7th ऑपरेशनल फ्लाइट है ऑफ इंडियाज़ हैवीएस्ट रॉकेट। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है सबसे अभी तक हैवी है, इसमें बहुत ना हैवी पेलोड्स या सैटेलाइट्स आपकी स्पेस में भेजी जाती है। अब सोचो उसके फाइनल स्टेज को, जिसने एक्चुअली में जाना है आउटर स्पेस में, उसको ये इंजन पावर देगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड जूनोसिस डे, आपका जुलाई 6 को हर साल मनाया जाता है। जुलाई 6, 1885 को ना इस दिन क्या हुआ था कि आपके फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुई पैस्टर, उन्होंने सक्सेसफुली फर्स्ट ह्यूमन रेबीज़ वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर की थी टू 9 ईयर ओल्ड बॉय। तो उसके आपके कमेमोरेशन में ये दिन स्थापित किया गया। एंड जूनोसिस, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, जूनोसिस डिजीज़ वही हैं जो आपकी कोई भी आपको एनिमल्स से इंसानों में आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली लोगों को इस डिजीज़ के बारे में पूरा सिखाने के लिए, कोई भी इन्फेक्शन इलनेसेस जो एनिमल से ह्यूमंस में आती हैं, इबोला हो गया, बर्ड फ्लू, सारी तो वहीं से हैं, तो इसलिए ये दिन स्थापित किया गया था। और इसको क्या है, इस दिन को आपके क्वाड्री पैराइट अलायंस बोला जाता है, 4 आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का, वो मिलके इसके बारे में पूरी अवेयरनेस फैलाती है, जिसमें आपका WHO आता है, आपका FAO आता है, आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WAH आता है, एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP आता है। चलिए लास्ट है आपके लिए वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे, जुलाई 7 को हर साल मनाया जाता है, और इसे 2021 में, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है दिन, 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस्टेब्लिश किया था, वर्ल्ड बायो इकोनॉमी फोरम एंड वर्ल्ड बायो इकोनॉमी एसोसिएशन ने।
चलिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी की, बैंक पीओ की, करंट अफेयर्स तो यहाँ से पढ़ रहे हैं, पर देखो उसके साथ और भी सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं ना, तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपके लिए बैंकर्स यूनिवर्सिटी द्वारा आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम है। देखो केटर्ड है प्रॉपर्ली आपके आरबीआई ग्रेड बी की नीड्स के लिए। आशुतोष सर आपको बहुत अच्छे से इसमें गाइड करते हैं, आपके प्रॉपर गाइडेंस सेशंस होते हैं, आपको टाइम टेबल देते हैं। एंड अगर आप बैंक्स की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि मुझे आरबीआई की नहीं करनी है, तो आपके लिए अलग से बिगनर टू बैंक कोर्स भी है बैंकर्स यूनिवर्सिटी का, और उसमें भी आपको आशुतोष सर द्वारा गाइडेंस दी जाती है। तो कोई भी अगर आप ऑप्शंस लेना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन हैं, आप जाइए वहाँ पर, आप जाके पूरा देख सकते हैं कि इन कोर्सेज में आपकी क्या क्या अवेलेबल है।